समझ में नहीं आ रही कि केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार ये लव जिहाद के मुद्दे क्यों उठाती है, ये कारोबार के मुद्दे क्यों नहीं उठाती। अभी हम कोरोना से निपटे नहीं है, अभी हम बाकी की चीजों से निपटे नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाती हुई नजर आ रही है, रेगुलर हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये लव जिहाद की बात करें। अरे लव जिहाद क्या करेगा इसमें भाई। नमस्कार, हिंदुस्तान लाइव समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है आस मोहम्मद कुरैशी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। आस मोहम्मद साहब, हिंदुस्तान लाइव समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। लव जिहाद को लेकर संजय राव ने लव जिहाद को बताया है पश्चिम बंगाल चुनाव का मुद्दा। देखिए, बेशक मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि चुनाव का मुद्दा तो है ही, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार ये लव जिहाद के मुद्दे क्यों उठाती है, ये कारोबार के मुद्दे क्यों नहीं उठाती। अभी हम कोरोना से निपटे नहीं है, अभी हम बाकी की चीजों से निपटे नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाती हुई नजर आ रही है, रेगुलर हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये लव जिहाद की बात करें। अरे लव जिहाद क्या करेगा इसमें भाई। जिसको पसंद से शादी करनी है उसने करनी है, जिसको जो करना है उसने करना है। तुम कौन होते हो किसी की शादी को रुकाने वाले। और अगर तुम इतने रुकाने वाले हो तो लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी का और भतीजी का क्या होगा, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी और भतीजी क्या होगा जिन्होंने मुस्लिम से शादी की हुई है, नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का क्या होगा जिन्होंने मुस्लिम से शादी की हुई है। ऐसे तो न जाने कितने। शाहरुख खान का क्या होगा, संगीता बिजलानी का क्या होगा, करीना कपूर का क्या होगा। ऐसे न जाने कितने लोग हैं। मैं आपको अगर अभी कहोगे 30-40 लोगों की लिस्ट अपने मुंह से बोलकर बता दूंगा। ये लव जिहाद ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को भटकाने का नजरिया है, सिर्फ और सिर्फ इंसान को भटकाना चाहते हैं। और मैं तो कहूँगा खास करके हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू भाई और बहनों को भटकाना चाहते हैं। ये कुछ और कर ही नहीं रहते। आज तक इन्होंने जो किया है, बताइए ना 6 साल में एक चीज बता दीजिए, एक शौचालय के अलावा मोदी जी ने क्या किया, किसी भी राज्य सरकार ने क्या किया। हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पर मुद्दे उठते हैं साहब, मंदिर, मस्जिद, शौचालय। अरे क्या है ये बात। देश की करनी चाहिए थी, देश की बात करो ना। बात हित की करनी चाहिए थी, हित की बात करो ना। ये क्या तरीका। लव जिहाद क्या है। लव जिहाद कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों को भड़काने की कोशिश है, इस देश में फूट डलवाने की कोशिश है, बस इतना लव जिहाद है। मैं बार बार यही बात कहता हूं अपनी बातों में कि बीजेपी ने तो 6 साल में कुछ किया ही नहीं है, वो इसी चीज को कर रही है। मैं आपसे 2 दिन पहले भी ये बात कह चुका हूं कि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो उन्हें नहीं पता, वो उन्हें कारोबार देना अडानी अंबानी को देना है, उन्होंने गरीब आदमी को कारोबार नहीं देना। अभी कोरोना से नहीं निपटे मेरे भाई, अभी कोरोना से लड़ रहे हैं हम लोग। अभी लव जिहाद जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है कि देश में कारोबार कैसे आ जाए। देश पटरी से नीचे उतर चुका है, वो पटरी पर कैसे आ जाए। अभी इन चीजों की जरूरत है। लव जिहाद देखेंगे ना, कौन सा लव जिहाद होता है। लव जिहाद कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भटकाने का नाम लव जिहाद है। बस सिर्फ भटकाया जा रहा है। सर, दूसरा मामला बड़ा मामला है कोरोना को लेकर। कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को फटकार लगाते हुए 48 घंटे में जो हेल्थ रिपोर्ट मांगी है। बहुत अच्छा, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट का कि उसने कम से कम रिपोर्ट तो मांगी। क्या सुप्रीम कोर्ट को अब लव जिहाद नहीं दिख रहा। देश के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कोरोना पे तो रिपोर्ट मांगती है, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का इसमें, लेकिन ये लव जिहाद पे नहीं बोलती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए ना। अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी ज्यादा लॉयल है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी लॉयलिटी अब दिखानी चाहिए। लव जिहाद सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, 4 राज्यों में पूरे देश की रिपोर्ट मांगे ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की नजर में सिर्फ 4 राज्य हैं, पूरे देश की रिपोर्ट मांगे। यूपी के इससे बुरे हालात हैं, महाराष्ट्र के उससे ज्यादा बुरे हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली। दिल्ली की दे दो, असम की दे दो, गुजरात की दे दो, हरियाणा की दे दो। मतलब अरे क्या यार, ये सब जगह उससे ज्यादा बुरे हालात हैं। तो हालातों पर रिपोर्ट मांगे सुप्रीम कोर्ट, इन चीजों पे बात ना करे। लव जिहाद पे बात अब सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। इस पर आए ना सुप्रीम कोर्ट, इस पर क्यों नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट। विधान में जो संशोधन किया जा रहा है, उसमें बदलाव किया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप्पी क्यों साधे। हाँ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट से यही सवाल करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे भी इस चीज का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट बाकी चीजों पर क्यों बैठी हुई है। बार बार संशोधन किए जा रहे हैं, बार बार कानूनों को बदला जा रहा है। अभी किसानों का मुद्दा दूर नहीं हुआ था, अभी CAA NRC का मुद्दा दूर नहीं हुआ था, अभी कोरोना का मुद्दा दूर नहीं है। इनमें से सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साध के बैठी हुई है। मैं माफी चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे भी ये बात कह देनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक सरकार के इशारे पे काम कर रही है, बाकी किसी और चीज पे काम नहीं कर रही। मैं माफी के साथ ये बात कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब लॉयल नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट को अब इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। अगर उसने अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना है तो इसमें इंटरफेयर करे सुप्रीम कोर्ट।
किसी एक समुदाय के मुद्दों को लेकर जो बदलाव किए जा रहे हैं, क्या सरकार किसी एक समुदाय को, विशेष समुदाय को ही टारगेट करती है? हाँ, ये तो उनकी मंशा पिछले 6 साल से नजर आ रही है, बल्कि 7 साल से नजर आ रही है। मैं आज याद कर रहा हूँ अन्ना हजारे जी को, पता नहीं कहाँ खो गए, कहाँ छुप गए, कौन सा उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है, पता ही नहीं उनका कहाँ है। वो कहते थे बीजेपी की सरकार से पहले कि देश में भ्रष्टाचार चल रहा है, देश बिक रहा है, देश ये हो रहा है, देश ये हो रहा है। आज अन्ना हजारे जी का पता नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं है। उससे पहले देश करप्ट भी था, उससे पहले देश में करप्शन की भरमार थी। पिछले 6 साल से देश में करप्शन ही खत्म हो गया, मुझे तो लगता है इन लोगों की नज़र में। तो किसी एक समुदाय की जहाँ तक बात करें, बीजेपी में आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय पर ही बात की है। उन्होंने बात की है हिंदू मुस्लिम की, उन्होंने बात की है हिंदू से मुस्लिम को लड़वाने की, उन्होंने बात की है दलितों की पिटाई लगाने की, उन्होंने बात की है दलितों को मारने की, उन्होंने बात की है दलितों पर इल्ज़ाम लगाने की, उन्होंने बात की है उनके घर में घुसकर उनको मारने की, उन्होंने बात की है वो सेहरा नहीं बांधेंगे, वो पगड़ी नहीं बांधेंगे, वो घोड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, उनकी शादियों पर उन्होंने बात की है। अपने यहाँ सब कुछ हो गया। उन्होंने बात की है राम मंदिर की, उन्होंने बात की है धारा 370 की, उन्होंने तो इन चीज़ पे बात की है। उन्होंने बात की है कि मस्जिद में अजान क्यों नहीं होगी, उन्होंने बात की है रोड पे नमाज क्यों नहीं होगी, उन्होंने बात की है दरगाह कहाँ बनेगी कहाँ नहीं बनेगी। सिर्फ इतना काम किया बीजेपी ने। उन्होंने बात की है यूनिवर्सिटियों के नाम चेंज करने की, उन्होंने बात की है राज्यों के नाम चेंज करने की, उन्होंने बात की है शहरों के नाम चेंज करने की। उन्होंने इसके अलावा कोई बात ही नहीं की। बात करनी चाहिए थी उन्हें रोजगार पर बात करते, कारोबार पर बात करते, बाहर से हमारे पास पैसा कैसे आएगा ये बात करते, हमारे युवा आगे कैसे बढ़ेंगे ये बात करते। वो बात करते हैं कोरोना पे बिहार में जाकर, वो कहते हैं जी अगर बिहार ने हमें जिता दिया तो कोरोना की वैक्सीन हम पहले बिहार देंगे। देश उनका नहीं था, वैक्सीन इलेक्शन के नाम पर वो कोरोना की वैक्सीन देने के लिए वहां गए थे। अब बात करेंगे ना वो बंगाल पे, अब बंगाल को ये वाला लॉलीपॉप दे देंगे वो कि सब बंगाल में इलेक्शन है, हम आपको जो कोरोना की वैक्सीन दे देंगे, हम आपको रोजगार दे देंगे। अरे भैया आप रोजगार बांटते फिरते हो, पुराने रोजगार दे दिए क्या आपने? अभी तक बैंक खाली हो चुके हैं, हमारे लोग पैसा लेकर भाग चुके हैं, उनको लाने की एक को भी बात किया आपने आज तक? आप तो ब्लैक मनी वापस लेकर आ रहे थे, पुरानी वाली जो ब्लैक मनी हमारे देश से चली गई थी वो वापस लेकर आ रहे थे। यार वो वापस ला रहे हो, ये हमारी भी भेज दी, ये तो आपने हमारा पैसा भी भेज दिया बाहर कि जाओ लो भागो। ये किया इन्होंने। सवाल बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव के समय में 282 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को दान दिया गया। ये दान कहाँ से आया, किसने दिया? देखिए वो 200 करोड़ प्लस जितने भी हैं वो दरअसल क्या है, वही ब्लैक मनी है। रियलिटी उसकी ये है कि ब्लैक मनी ही ये वाली है। ये इन्हों के अपने घरों में ब्लैक मनी घुसी हुई है, पॉलिटिकल पार्टियों के घरों में। ये जब तक इस ब्लैक मनी को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, जब तक देश आबाद नहीं होगा। और ये पैसा इसी तरीके के इलेक्शनों में लगेगा बार बार। ये क्या करते हैं, सरकार किसी और की है, जाते हैं उसके एमएलए खरीदते हैं। सरकार किसी और की है, वहाँ की सरकार गिराते हैं, उनके एमएलए को खरीदना, उनके मंत्रियों को खरीदना, इस पर पैसा खर्च करते हैं। तो ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है पैसा उनको खर्च करने का? कहाँ से आ रहा है उनको खरीदने का पैसा? ये यहीं से तो आ रहा है, इनकी अपनी जेबों में, इनके अपने घरों में ब्लैक मनी घुसी हुई है। ये उसी को ऐसे करके खर्च करते हैं, बाकी ब्लैक मनी और कहीं नहीं है सर। सर कोरोना को लेकर आपकी क्या राय है? कोरोना एक महामारी है, एक बीमारी है, इससे हमें बचना चाहिए। हमें कुछ गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा है जो वो नहीं निभा पा रही है। सरकार की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी सरकार उस पर काम कर सकती है, लेकिन नहीं करिए किया। सरकार की गलतियों से, सरकार की नाकामियों से कोरोना बढ़ा है, मैं तो ये कहूँगा। मतलब कोरोना इतना नहीं बढ़ता, हमारे देश में तो नहीं बढ़ता। ये इन्होंने बढ़ाया है, और इस पर राजनीति करने के लिए इन्होंने बढ़ाया है, इस पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए इन्होंने बढ़ाया। चलिए मैं आपसे आज एक बात, मैं खुद ही आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। कोरोना जिस वक्त आया था तो इन्होंने एक शोर मचाना शुरू किया था कि मरकज निजामुद्दीन से कोरोना के पेशेंट, मरकज निजामुद्दीन में कोरोना कोरोना कोरोना। हर मुसलमान, हर दाढ़ी वाला, ऐसा लगता था कि हमें मुसलमान को नहीं देख रहे, दाढ़ी वाले को नहीं देख रहे, कोरोना को देख रहे हैं। अब तो मरकज भी बंद है सर, अब कहाँ हैं? अब क्यों बढ़ रहा है कोरोना? वो मरकज वाले जितने साथी थे वो तो सारे बाहर आ गए, वो तो सारे के सारे नेगेटिव आए बाद में, उनमें से तो एक को भी मौत नहीं आई, ऊपर वाले का शुक्र है। अब कहाँ है ये सारी चीजें? तो इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, इन्हें पता था, इनकी नीति थी ये वाली कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे कोरोना के नाम पर, इसलिए इसको भी बढ़ने दो। तो इन्होंने जानकर बढ़ाया था उसे, वरना कोरोना उतना नहीं था हमारे देश में। चाहते तो जितने लोगों को वहां से लेकर आए थे ना चीन से, उनको उसी टाइम क्वारंटाइन कर देते, बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, पूरे देश को बंद करने की कहाँ जरूरत आ गई थी? भाई जितने लोग लाए वो गिने हुए थे,
एयरपोर्ट पर थे, एयरपोर्ट के पास में कोई जगह बनाते और उनको वहां पर क्वारंटाइन कर देते, बात खत्म हो जाती वहीं पर ही, बाहर वायरस आता ही नहीं। लेकिन इन्होंने जानकर उनको छोड़ा, इन्होंने जानकर इनको बाहर किया, क्योंकि इनकी नीति थी कि इस पर राजनीति करेंगे, और वो राजनीति इन्होंने की। आज देश पूरा गड्ढे में चला गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी जेबें भरी हुई हैं, इनके अपनों के पास कोई परेशानी नहीं है। अब देश लॉकडाउन जैसी स्थिति में आ गया है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है, गरीब आदमी भुखमरी पर बैठा हुआ है, रेगुलर मर रहा है गरीब आदमी, लेकिन इनको इस बात की फिक्र नहीं है। ये तो कह देते हैं, अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है, उस न्यूज़ में था कि जी रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मध्य प्रदेश में ये लोग कर्फ्यू लगाएंगे। इनसे पूछो, सर्दियों की रात है, कौन निकलेगा बाहर जो रात में आप कर्फ्यू लगा रहे हो? अरे रात में 9 बजे से पहले लोग अपने घर में वैसे ही आ जाते हैं, सुबह 6 बजे से पहले निकलते ही नहीं सर्दियों की रात में। तो कर्फ्यू का फायदा बता दो, पुलिस वालों की जेबें भरने के लिए, उन पर इल्जाम लगवाने के लिए कि हमें 2 पुलिस वालों ने रुका लिया था और वहां में हमसे 1000 रुपये मांग रहे थे और हम 200 रुपये में छूट कर आए हैं। ये करने के लिए क्या है? ये दिल्ली में 2000 रुपये का चालान कर दिया। अरे भैया, उनको समझा देते, 5 रुपये का मास्क नहीं बांट सकते आप लोग, 2000 रुपये का चालान तो ले सकते हैं। कोई आदमी आपको दिख रहा है मास्क नहीं उसके पास, 5 रुपये का मास्क दे दो ना उसे लेकर, लो यार ये आपका मास्क है, और बस ठीक है। अब देश, आपकी छवि अच्छी होगी इससे और पैसा भी खर्च नहीं होगा। आप तो खींचने पर लगे हुए। एक गरीब आदमी आपको मिल जाए, उससे 2000 रुपये का चालान काट दो, वो कहता भैया तू 2000 मत ले, मुझसे 500 ले ले, लेकिन चालान मत काट। करप्शन शुरू हुआ यहाँ से तो, और होगा, अभी बढ़ेगा। और अभी तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ, अभी तो क्या होगा, झगड़े होंगे, इससे फसाद होंगे। जिस आदमी के पास पैसे नहीं होंगे क्या करेगा? वो लड़ेगा, वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, मेरे घर में नहीं है, मेरे परिवार के पास नहीं है, आप मुझसे 2000 रुपये का चालान काट रहे हो, कैसे देगा वो? कहाँ से देगा वो 2000 रुपये? सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इन्हें सोचना पड़ेगा और इन्हें इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो इसके नतीजे हैं उसको भुगतने के लिए ये लोग तैयार रहें। मैं खुलकर कह रहा हूँ इस बात को, इसके नतीजे भुगतने इनके लिए मुश्किल पड़ जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।